नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और बुद्ध पर आधारित इस वीडियो सीरीज के दूसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्यों बुद्ध की टीचिंग्स आज और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं और क्यों हम में से कोई भी इंसान उनकी टीचिंग्स को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है कि हम बुद्ध की टीचिंग्स को समझने की शुरुआत कहाँ से करें। बुद्ध की टीचिंग्स को समझने से पहले हमें समझ लेना होगा कि आखिर गौतम बुद्ध कौन थे। अब 2500 साल पहले किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसके संबंध में हमारे पास कोई फैक्चुअल एविडेंस तो नहीं है, ना हमारे पास कोई वीडियो टेप्स हैं, ना ऑडियो टेप्स हैं, ना ही कोई बायोग्राफी है। तो जो भी हम बुद्ध के संबंध में जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों के माध्यम से जानते हैं। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस बचती हैं। या तो हम ये डिसाइड करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दें कि आखिर गौतम बुद्ध वाकई में थे या नहीं थे। ये होगी फैक्ट वर्सेस फिक्शन की लड़ाई। इसमें आप 10 आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हो कि गौतम बुद्ध थे और 10 आर्ग्यूमेंट ऐसे भी पेश कर सकते हो कि गौतम बुद्ध नहीं थे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का तो कोई डेड एंड ही नहीं है, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी। दूसरी चॉइस है हमारे पास कि हम इस लड़ाई को पूरी तरीके से छोड़ दें। हम ये तय करने में अपनी ऊर्जा खर्च ही ना करें कि क्या गौतम बुद्ध थे या नहीं थे। हम सिर्फ इतना गौर करें कि क्या गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी में कुछ मीनिंगफुल है, कुछ ऐसा एसेंस है जिससे हम कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम गौतम बुद्ध के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त करें उनकी लाइफ स्टोरी के माध्यम से उसमें से कुछ मीनिंगफुल क्वालिटीज़ निकालें, मीनिंगफुल वैल्यूज़ निकालें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। So let's not try to dissipate our energy in deciding whether Gautam Buddha was real or not. Let's just focus on finding out something meaningful from his life story. अब बुद्ध की स्टोरी शुरू करने से पहले हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि गौतम बुद्धा was not born as a Buddha. He was born as an ordinary human being with no special knowledge, with no special urge to seek truth. गौतम सिद्धार्थ एक आम व्यक्ति थे जिन्होंने एक जर्नी तय की जिसके बाद वो गौतम बुद्ध बने। तो अगर बुद्ध बनना है तो बुद्ध वाली कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि गौतम सिद्धार्थ में भी कुछ क्वालिटीज़ रही होंगी जिसकी वजह से वो बुद्ध बने। गौतम सिद्धार्थ में कुछ क्वालिटीज़ रही होंगी भले ही कितनी ऑर्डिनरी हों, नॉन एक्सेप्शनल हों, लेकिन उन क्वालिटीज़ की वजह से ही वो जर्नी तय कर पाए जिसकी वजह से वो बुद्ध बने। तो हम इस स्टोरी में उन्हीं हिडन क्वालिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वालिटीज़ को गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि अगर हमें भी बुद्ध के राह पे चलना है तो हमारी भी काफ़ी मदद हो जाएगी गौतम सिद्धार्थ के कैरेक्टर्स में से उन हिडन क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार के। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आखिरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी वो गौतम सिद्धार्थ के कैरेक्टर की हिडन क्वालिटी आएगी तो मैं रुकूंगा, उस क्वालिटी को एक्सप्लेन करूंगा और उस क्वालिटी पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा और फिर हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। और कई कई जगह हो सकता है क्वालिटी की बात ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे कुछ समझ पैदा हो सकती है। तो उस इंसाइट को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं बीच बीच में रुकूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से 2500 साल पहले एक राजघराने में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म होने के बाद उसके पिता, जो कि राजा थे, अपने देश के जितने भी नामी गिरामी ज्योतिषी थे उनको अपने कोर्ट में बुलाते हैं। तो सारे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स उस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में एक यंग एस्ट्रोलॉजर होता है। वो थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है बाकी सबसे। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो उन एक्सपीरियंस्ड नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर्स में भी नहीं था। तो राजा ने भी रुक के उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखा। उसने भी सोचा कि ये कौन है, इसका तो ऑरा ही थोड़ा अलग है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट मालूम होता है। सब लोगों को बिठाया गया और फिर राजा ने पूछा कि मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है जिससे कि आप मेरे बेटे गौतम सिद्धार्थ का फ्यूचर बता पाए। तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने 2 उंगली ऊपर उठाई, लेकिन उस यंग एस्ट्रोलॉजर ने
सिर्फ एक उंगली ऊपर उठाई। तो राजा थोड़ा चकित हुआ कि ये क्या है। यही एस्ट्रोलॉजर बड़ा कॉन्फिडेंट मालूम होता है, यही इन सब से थोड़ा अलग मालूम होता है, और इसका आंसर भी कुछ अलग सा है। पहले तो राजा कंफ्यूज हुआ, ये उंगली उठाने का क्या किस्सा है। तो उसने पूछा, आप सब लोग क्या कहना चाह रहे हो उंगली उठा के। तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने एक स्वर में कहा कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं गौतम सिद्धार्थ के फ्यूचर की। या तो ये एक बहुत बड़ा सम्राट बन जाएगा, बहुत बड़ा राजा, आपका पूरा साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला देगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा संत बन जाएगा, आपका पूरा साम्राज्य छोड़ के ये जंगलों में सत्य की खोज में निकल जाएगा। राजा ने उस यंग एस्ट्रोलॉजर की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा कि आपने सिर्फ एक उंगली क्यों उठाई है। उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, गौतम सिद्धार्थ आपके पूरे साम्राज्य पे लात मार के जंगलों में चला जाएगा सत्य की खोज में, और इसके जैसा संत इस पूरी पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ है। आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों की ये पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। राजा को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हुआ। हालांकि डर पैदा नहीं होना चाहिए था, बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन डर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हर माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के माध्यम से अपनी ही आकांक्षाएं पूरा करना चाह रहा है। सबके अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी तरीके से पूरा कर दें। तो एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपना साम्राज्य फैलाने में लगा दी, पूरी ऊर्जा अपनी साम्राज्य फैलाने में लगा दी, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि उसका बच्चा उसके साम्राज्य को छोड़कर चला जाएगा। वो चिंतित हुआ। उसने सभी एस्ट्रोलॉजर से बोला कि आप तो बड़े ज्ञानी लोग मालूम होते हो, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो तरीका होगा कि गौतम सिद्धार्थ मेरे साम्राज्य को छोड़कर ना जाए और इसी साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाए। यंग एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो चुपचाप कोर्ट से बाहर चले गए। लेकिन बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि एक उपाय है। उपाय का एसेंस ये था कि गौतम सिद्धार्थ को कभी भी मौत के बारे में ना पता लगने दो। जिस दिन ये समझ गया कि मौत जैसी कोई चीज़ है, उस दिन ये सन्यास की तरफ ही रुख कर लेगा, ये आपका पूरा साम्राज्य छोड़ देगा, ये सत्य की खोज में निकल जाएगा। तो उपाय के रूप में उन्होंने बोला, सबसे पहले तो इसको दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दो। भारत में 4 सीजन्स होते हैं, तो हर सीजन के लिए एक अलग अलग पैलेस बनवा दो, और वो पैलेस इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इतनी उसमें लग्जरीज हो कि सुबह से लेकर रात तक जो है गौतम सिद्धार्थ व्यस्त रहें और टायर्ड हो जाएं, एग्जॉस्टेड हो जाएं। इतना प्लेजर क्रिएट कर दो। खूबसूरत बाग बगीचे होने चाहिए, अनलिमिटेड रोमांटिक पार्टनर्स होने चाहिए, खूब नाच गाना होना चाहिए, एग्जॉटिक वाइन्स, एग्जॉटिक फूड। प्लेजर से इसे इतना ज़्यादा भर दो कि इसके पास सोचने का मौका ही ना मिले कि जिंदगी का अर्थ क्या है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि इस चीज का ध्यान रखना कि इसे मौत के बारे में ना पता लगे। तो 4 चीजें उस महल में वर्जित रखनी है। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई भी डेड बॉडी कभी गौतम सिद्धार्थ एनकाउंटर ना कर ले, इस बात का खास ध्यान रखना है। और कोई भी सन्यासी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को अगर इसने देख लिया कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इस दुनिया के पार की चीज़ को खोज रहा है, जो मौत के पार की चीज़ को कुछ खोज रहा है, तो एक इमीडिएट अपील आने वाली है, सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो राजा ने इस एडवाइस को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। गौतम सिद्धार्थ जवान हो चुके थे और एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन चुका था जो फ्लॉलेसली फंक्शन कर रहा था। सुबह से लेकर रात तक गौतम सिद्धार्थ एक के बाद दूसरे प्लेजर में इंडल्ज्ड रहते थे, और हर तरीके से कोशिश की जाती थी कि गौतम बुद्ध को उन 4 वर्जित चीज़ों के बारे में कुछ भी पता ना लगे। यहाँ तक कि उनके बगीचों में अगर सूखी पत्तियाँ भी होती थी तो उन्हें हटा दिया जाता था कि गौतम सिद्धार्थ के दिमाग में ये सवाल ही ना उठे कि मृत्यु जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगर वो अपने महल से बाहर शहर में जाते थे तो पहले ही शहर में से जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी
लोगों की मृत्यु हुई है, किसी का जनाजा निकलना है, उन सबको हटा दिया जाता था, बीमार लोगों को हटा दिया जाता था, सन्यासियों को हटा दिया जाता था। और ये अरेंजमेंट बहुत ही स्मूथली फंक्शन हो रहा था। बुद्ध जवान हो चुके थे और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। राजा को नजर आ रहा था कि गौतम सिद्धार्थ उनके साम्राज्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर एक इंसाइट है, इस बात को गहराई से समझो कि प्लेजर और एंटरटेनमेंट आपको बेहोशी की तरफ ले जाता है। यू लूज ऑल द शार्पनेस ऑफ बीइंग अलाइव, इट मेक्स यू डल, यू स्टॉप केयरिंग अबाउट ऑल द एसेंशियल अफेयर्स ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए ज़रूरी मुद्दों को नज़रअंदाज करने लगते हो। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग अ डोज ऑफ प्लेजर एवरी डे, यू आर फाइन विद इट, यू डोंट फील द नीड टू सीक एनीथिंग हायर इन लाइफ। तो आज के समय में प्लेजर कैसे ड्रग कर रहा है आपको? आप गौतम सिद्धार्थ की तरह कोई राजकुमार नहीं हो, आपके पास कोई पैलेसेस नहीं है, आपके पास कोई खूबसूरत बगीचे नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड रोमांटिक पार्टनर्स नहीं है, आपके पास एग्जॉटिक वाइन और फूड नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जो गौतम सिद्धार्थ के पास भी नहीं था। आपके पास कुछ ऐसा है जो गौतम सिद्धार्थ के पास जितनी भी चीज़ें थी उनसे लाख गुना ज़्यादा एडिक्टिव है, उनसे लाख गुना ज़्यादा प्लेजर आपको देता है। क्या है वो? आपका स्मार्टफोन। जाने अनजाने हम सब लोगों ने टेक्नोलॉजी की वजह से और छोटी छोटी लग्जरीज जो मॉडर्न टाइम्स की वजह से अवेलेबल है, एक प्लेजर का ही अरेंजमेंट बना रखा है, जिसकी वजह से हम जिंदगी से जुड़े हुए एसेंशियल मुद्दों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्या है हमारा अरेंजमेंट? थोड़ा सा हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी, थोड़ा न्यूज़ देख लिया, थोड़ा स्विगी या जोमेटो से बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया। तो सुबह से लेके रात तक जब भी हमारे पास खाली समय होता है, जिस समय हम वाकई में अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप से सवाल उठा सकते हैं, उसे हम इन बेवकूफ़ी भरी चीज़ों से भर देते हैं। एक के बाद एक ये हमारे को प्लेजर देती जाती हैं और हम इसी जाल में फंसे हुए हैं। तो अगर बुद्ध बनना है तो गौतम सिद्धार्थ की तरह ही प्लेजर के जाल से निकलना पड़ेगा। अभी तक हमने जो समझा है, गौतम सिद्धार्थ एक प्लेजर के बबल में फंसे हुए हैं, उस अरेंजमेंट के बबल में फंसे हुए हैं, वो निकलेंगे। उसी तरीके से हमें भी निकलना होगा। अभी तक गौतम सिद्धार्थ एक नॉन क्यूरियस इंसान है, क्योंकि प्लेजर से बस वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो हम भी उसी तरीके से अपने आप को प्लेजर से एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम भी नॉन क्यूरियस इंसान बन गए हैं। तो यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात मैं करूँगा तो क्वालिटी होगी क्यूरियोसिटी। अगर ज़िंदगी में अपने आप से गहरे सवाल उठाने हैं तो क्यूरियस होना पड़ेगा, और प्लेजर के साथ आप क्यूरियस नहीं हो सकते। Overindulgence in pleasure makes you a non-curious person. You become exhausted, you become tired, you lose all the sharpness of being alive. इसे समझ लो गहराई से। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो कि राजा ने बनाया था बहुत ही स्मूथली चल रहा था, ऐसा कहा जाता है कि सारे भगवान चिंतित हो गए। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये भगवान कहाँ से आ गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नो फैक्ट वर्सेस फिक्शन। तो सभी भगवान चिंतित हो गए कि गौतम सिद्धार्थ का जन्म जिस लिए हुआ है, ऐसा तो वो कुछ कर ही नहीं रहे। किसी महान संत को छोड़ो, उनकी क्यूरियोसिटी तो एक आम आदमी से भी कम है। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस राजा ने जिस तरीके का अरेंजमेंट बना दिया है, तो सिद्धार्थ इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म में भी मृत्यु को एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, द फिनोमेना ऑफ डेथ, और संन्यास की तरफ नहीं जाने वाले। तो सभी ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम ही रूप धारण करके जाएंगे सिद्धार्थ के सामने, एक बूढ़े आदमी का, एक बीमार आदमी का, एक डेड बॉडी का और एक सन्यासी का। तो एक दिन गौतम सिद्धार्थ को किसी यूथ फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने जाना था। वो अपने रथ पे सवार हुए, उनका सारथी उन्हें वहाँ से लेके निकला। अचानक गौतम सिद्धार्थ की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी। वही भगवान में से एक भगवान जो है बूढ़े का रूप धारण करके आए। गौतम सिद्धार्थ पूरी तरीके से शॉक्ड। गौतम सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या क्रिएचर है, ऐसा तो कुछ मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, क्या ये इंसान ही है?
इतनी झुर्रियाँ सी क्यों पड़ी हुई हैं, इसका शरीर ऐसे झुका हुआ क्यों है, ये इतना धीरे क्यों चल रहा है। तो सारथी भी शॉक्ड था कि क्या भूल हुई राजा के सैनिकों से कि आज किसी बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने हटाने में नासमझी कर दी। पर फिर उसने जवाब दिया गौतम सिद्धार्थ के बार बार पूछने पे कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और हर किसी को बूढ़ा होना होता है। गौतम सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मुझे भी बूढ़ा होना होगा। सारथी ने बोला हाँ। क्या मेरी बीवी यशोधरा को भी बूढ़ा होना होगा। सारथी ने बोला हाँ। क्या मेरे पुत्र राहुल को भी बूढ़ा होना होगा। सारथी ने बोला हाँ। और गौतम बुद्ध पूरी तरीके से शॉक्ड। एक अरेंजमेंट का जो बबल था उस पर एक पिन से चुभा दी उस सारथी ने। कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तरीके से वो बबल शैटर होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से रथ आगे बढ़ा और आगे दूसरे भगवान जो हैं वो रूप धारण करके आए एक बीमार आदमी का। गौतम सिद्धार्थ फिर से सोचने लगे, ये क्या है। सारथी से पूछा कि ये इतना करहा क्यों रहा है ये आदमी, इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है, थूक क्यों निकल रहा है, खांस क्यों रहा है, ये इतनी पीड़ा में क्यों है। तो सारथी ने बोला ये आदमी बहुत बीमार है। गौतम सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि क्या मुझे भी बीमार होना पड़ेगा। सारथी ने बोला हाँ। क्या यशोधरा को भी बीमार होना पड़ेगा। सारथी ने बोला हाँ। क्या मेरे पुत्र राहुल को भी बीमार होना पड़ेगा। सारथी ने बोला हाँ। अरेंजमेंट के बबल में दूसरी पेन लग गई। सारी हवा सी निकलने लगी थी उस बबल की। सारे बनाए हुए उनके पैटर्न्स जिंदगी के शैटर हो रहे थे। जो कंफर्ट की लाइफ उनकी चल रही थी एक तरीके से पूरी तरीके से हिल गया था कंफर्ट। आगे बढ़े तो एक भगवान ने रूप धारण किया हुआ था डेड बॉडी का। फिर वही सवाल सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या है। सारथी ने जवाब दिया कि ये एक डेड बॉडी है, अगर इस जगत में आए हैं तो इस जगत से जाना भी पड़ेगा। सिद्धार्थ ने पूछा मुझे भी जाना पड़ेगा। सारथी ने बोला हाँ। यशोधरा को भी जाना पड़ेगा। सारथी ने बोला हाँ। मेरे पुत्र राहुल को भी जाना होगा। सारथी ने बोला बिल्कुल जाना होगा। तीसरी पिन उस अरेंजमेंट के बबल में लगी, हवा पूरी तरीके से निकलने लगी उस बबल की। आगे गए तो फाइनली एक भगवान जो है एक सन्यासी का रूप धारण करे हुए थे। उन्होंने सन्यासी वाले वस्त्र पहने हुए थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये व्यक्ति कौन है, ऐसे वस्त्रों में तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। सारथी ने जवाब दिया ये सन्यासी है। सिद्धार्थ ने पूछा सन्यासी का अर्थ। सारथी ने जवाब दिया कि सन्यासी वो है जो इस पूरी लाइफ के टेम्परेरी फिनोमेना जो कि सफरिंग से भरा हुआ है, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इसके पार की किसी चीज़ को जानने की चाह रखता है, इसके पार की किसी चीज़ में अपनी रुचि रखता है और ये उसकी तलाश कर रहा है। गौतम सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक लो, मुझे किसी यूथ फेस्टिवल में नहीं जाना। अगर एक दिन बूढ़ा होना है तो समझो मैं आज ही हो गया, एक दिन बीमार होना है समझो आज ही हो गया, एक दिन मृत्यु आनी है तो समझो अभी आ गई। ये तो बस पोस्टपोन करने वाली बात है, एक ऐसे फैक्ट को जो कि होना ही होना है। तो वापस ले लो ये रथ, मैं भी सन्यास की राह पे ही जाना चाहूँगा। और उसी रात गौतम सिद्धार्थ की जर्नी शुरू हुई जिसकी वजह से वो बुद्ध बने। उसी रात गौतम सिद्धार्थ ने अपने पिता के साम्राज्य को छोड़ के जंगलों की तरफ रुख किया सत्य की खोज में। Perhaps it was one of the greatest night in the whole human history। इतनी खूबसूरत रही होगी वो रात जब सिद्धार्थ ने उस साम्राज्य को ठुकराया होगा और वो सत्य की खोज में निकले होंगे। अब यहाँ पे गौतम सिद्धार्थ के कैरेक्टर की एक क्वालिटी है जो मैं चाहता हूँ कि आप भी इम्बाइब करो। क्वालिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक पूरा का पूरा अरेंजमेंट चल रहा था गौतम सिद्धार्थ एक प्लेजर ओरिएंटेड डल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एनकाउंटर किया जीवन से जुड़े हुए अहम सवालों को, जब उन्होंने पहली बार देखा कि बीमारी आएगी, मौत आएगी, लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है, उन्होंने जिम्मेदारी ली। वो पैसिवली नहीं बैठे कि अब क्या करें, हाय रे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि रथ वापस ले लो, अब किसी यूथ फेस्टिवल में नहीं जाना है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये नॉन एसेंशियल चीज़ों में मुझे अपनी लाइफ नहीं लगानी है।
मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा अपनी ज़िंदगी बदलने की, किसी के भरोसे नहीं बैठे। तो अगर आपको भी ये महसूस होता है कि गौतम सिद्धार्थ की तरह आप भी नॉन एसेंशियल चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो, तो आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी बदलने की। आपको कोई भगवान जगाने नहीं आएंगे। हमें हमारी बेहोशी से, हमारे प्लेजर ओरिएंटेड लाइफस्टाइल से कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, कोई उंगली पकड़ के बाहर करने के लिए नहीं आएगा। ज़िंदगी बदलनी है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो दूसरी क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से कल्टीवेट करो, अप्लाई करो, क्योंकि कोई मदद करने नहीं आने वाला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौतम सिद्धार्थ जब अपने सत्य की खोज पे निकले तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गौतम सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट थे। तो सत्य की खोज में वो तमाम साधु महात्माओं के पास गए, जिसने जो जो बोला उन्होंने वो किया, जो जो प्रैक्टिसेस बताई वो प्रैक्टिसेस की, और जितनी बताई उससे कई गुना ज़्यादा सिंसियरिटी से की। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। 6 साल तक वो यूं ही जंगलों में भटकते रहे, सभी साधु संतों के पास भटकते रहे, हर एक चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ आई थी। और फिर फाइनली सभी साधु महात्माओं ने भी हाथ जोड़ लिए कि सिद्धार्थ, जब तुम्हें ही नहीं मिला तो एक चीज़ समझ लो कि हमें भी नहीं मिला हुआ है। जब तुम्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई और तुम हमसे लाख गुना ज़्यादा सिंसियर हो, तो इतना तो तय है कि हमें भी नहीं पता। हम भी बस किसी तरीके से एक उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद इसी रास्ते पे हमें सत्य की प्राप्ति हो जाए। तो सिद्धार्थ ने बोला कि जब आपको ही नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा। तो ये क्वालिटी, सिंसियरिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आज के समय में हम सब भी सिंसियर हो जाए, तो जितने भी ये मॉडर्न गुरुज बने हुए हैं, जो अपनी क्रिया बेच रहे हैं, जो अपना किसी न किसी तरीके की टेक्निक बेच रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होंगे अच्छे होंगे, मैं तो सबको जानता भी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी टेक्निक से कोई सत्य की प्राप्ति नहीं होने वाली, कोई आपकी लाइफ से सफरिंग नहीं होने वाली। लेकिन हम तब भी करते जाते हैं क्योंकि हम गौतम सिद्धार्थ की तरह सिंसियर नहीं है। गौतम सिद्धार्थ की सिंसियरिटी की वजह से ही गुरुओं ने घुटने टेक दिए सिद्धार्थ के आगे कि जब तुम्हें ही नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम आधा अधूरा करते हैं। हम वो टेक्निक भी जो ये गुरु प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आधी अधूरी करते हैं। इसीलिए हमें भी एक उम्मीद रहती है, यार कुछ तो होता होगा, सफरिंग तो जाती होगी, हमारी नहीं जा रही क्योंकि हमने पूरी तरीके से नहीं की है। तो सिंसियरिटी अगर हमारी लाइफ में आ गई तो पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी बदल सकती है। और आसपास के जितने झमेले हैं, जितने झूठ हैं, इन सब झूठ से हम मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये सारे झूठ के बनाए हुए महल ढह जाएंगे। अब सब कुछ ट्राई करने के बाद एक पूर्णिमा की रात को गौतम सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने अपने पिछले 6 साल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेमोरी पूरी रिवर्स में चलने लगी और उन्होंने सोचा 6 साल तक इतने तपस्या की मैंने, जिस गुरु ने जो बोला वो सारी प्रैक्टिस की मैंने, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर कुछ अनुभव हुआ भी सुकून का, चैन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पल भर के लिए हुआ। वो ऐसा था कि जैसे कोई शराबी पल भर के लिए अपनी सारी मुसीबतें भूल जाए जब वो शराब पी ले। तो सिद्धार्थ को ये सब सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 6 साल बर्बाद हो गए। लेकिन तभी अचानक से एक इंसाइट पैदा हुई। ध्यान रहे, इंसाइट किसी ऐसे के रूप में नहीं आती है, किसी नॉवल के रूप में नहीं आती है। इंसाइट इसी तरीके से आती है, एक बिजली की तरह। अचानक से गौतम सिद्धार्थ ने देख लिया कि 6 साल पहले जो व्यक्ति महल से निकला था सत्य की खोज में, आज भी वो व्यक्ति वही है। और महल में रहते हुए भी जो व्यक्ति गौतम सिद्धार्थ था, आज भी वो गौतम सिद्धार्थ जिंदा है उनके भीतर। जो महलों में रहता था वो चाहता था कि सुबह से लेकर रात तक उसे प्लेजर मिलता रहे। जो जंगलों में भटक रहा था वो चाहता था कि उसको सत्य मिल जाए, उसको सुकून मिल जाए, उसको कुछ चैन मिल जाए, वो सफरिंग के पार हो जाए। लेकिन दोनों ही गौतम सिद्धार्थ चाहते थे। और अचानक से सिद्धार्थ को समझ आया कि जब तक ये चाह रहे हैं, इसी चाहने में ही तो सफरिंग क्रिएट हो रही है। अगर ना चाहें तो सफरिंग क्यों होगी? इस चाह का बाय प्रोडक्ट है सफरिंग। ये बात गौतम सिद्धार्थ को समझ आई और
इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। दिस इज द कोर एसेंस ऑफ बुद्धा's टीचिंग, दैट as long as you have desires, you will remain in a state of suffering. Desire is the cause of suffering. इस बात को समझ आते ही बोला जाता है कि बुद्ध एनलाइटेंड हो गए। अब एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड होना, ये सब इतना ज़्यादा ओवरली यूज्ड वर्ड है, इट इज़ सच अ लोडेड वर्ड, मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं बोलूँगा एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समझ की चीज़ है, इंसाइट वाली बात है। बुद्ध को उस दिन समझ आ गया चीज़ें किस तरीके से फंक्शन करती हैं। उस फंक्शनिंग का पार्ट था कि एज लॉन्ग एज यू विल हैव डिजायर्स, you will live a life of suffering. So enlightenment simply means having an understanding about the way things work. ये परिभाषा मैं दे रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी ऊट पटांग नहीं देना चाहता, सिर्फ उतनी बात करना चाहता हूँ जिस हद तक आप भी उसे अपनी ज़िंदगी में समझ पाओ और अनुभव कर पाओ। अब तीसरी क्वालिटी जो गौतम सिद्धार्थ के कैरेक्टर की है वो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का अर्थ है कि जो भी प्रयास करने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, वो पूरे पूरे करने हैं। आधे अधूरे प्रयास से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से गौतम सिद्धार्थ ने पूरा प्रयास किया तभी वो गुरु और महात्माओं के जाल से निकले, उसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी में पूरे पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे कि हम आधे अधूरे प्रयास वाली सांत्वना में ना जिए, कि हम एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बदलने की। कोशिश यूं ही करने से किसी की ज़िंदगी नहीं बदल जाती। ज़िंदगी बदलनी है तो पूरा पूरा प्रयास करना होगा। अब एक आखिरी चीज़, बुद्ध के भीतर जब ये समझ पैदा हुई तो उन्होंने इसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक और ट्रुथफुल अप्रोच रखी। उन्होंने बोला कि मेरे को मानो मत, कम एंड सी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रिलीजन जो है बिलीफ और सुपरस्टिशन की बात ना करे। कोई इंसान बिलीफ और सुपरस्टिशन को छोड़ के कहे कि मुझे मानो मत, मानो मतलब बिलीफ, मुझे जानो, नोइंग। जब आप मानते हो तो आपको कुछ नहीं पता। मानना मतलब अंधा होना, जानना मतलब अपने खुद के अनुभव से किसी चीज़ को देखना, समझना, महसूस करना। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई रिलीजन मैच्योर हो रहा था। इससे पहले रिलीजन जो है डॉगमा, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, इन्हीं सब से भरा हुआ था। बुद्ध ने इसको बोला जो पाली लैंग्वेज में है, इही पसिका, कम एंड सी, इही पसिका, मानो मत जानो, आओ और देखो। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी है? क्वालिटी है इंक्विजिटिवनेस की। बी इंक्विजिटिव। थ्रू आउट दिस सीरीज आप सब कुछ पैसिवली मत सुन लो और मान लो, आप हर चीज़ पे सवाल उठाओ। आपके पास पूरी अथॉरिटी है टू रेज क्वेश्चन ऑन बुद्धा's टीचिंग। ये मत सोचना कि इतने महान थे, इतना सब कुछ दिया, इतने लोगों की ज़िंदगी बदली, तो मैं बुद्ध की टीचिंग्स पे सवाल नहीं उठा सकता। आपको सवाल उठाना पड़ेगा और तभी आप बुद्ध से, अगर मेरे को लगता है कि अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता उनके होने पे, तो उसी व्यक्ति को मिलता जो सवाल उठा पाता उनकी टीचिंग्स पे भी। तो कुछ भी आपको मानना नहीं है, आपको जानना है, आपको सवाल उठाने हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप वैलिड क्वेश्चंस रेज करो। इस पूरे कमेंट सेक्शन को इतना अलाइव करने की कोशिश करो, फालतू के कमेंट्स नहीं कि दिस वीडियो वॉज सो गुड, दिस वॉज सो बैड। जहाँ पे आपको ज़रूरी लगे कि हाँ ये एक वैलिड पॉइंट है एंड आई नीड टू रेज दिस क्वेश्चन, वहाँ पे रेज करो। और कलेक्टिवली हम बुद्ध की टीचिंग्स को और भी ज़्यादा पॉलिश करेंगे, और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे, और हम सब के बीच में एक ज़्यादा समझ पैदा होने की संभावना बनेगी। तो हमने 4 क्वालिटीज़ के ऊपर बात की, विच अकॉर्डिंग टू मी आर द डिमांड टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज़। पहली क्वालिटी है क्यूरियोसिटी। हमें ज़िंदगी में क्यूरियस होना पड़ेगा, अपने आप से गहरे सवाल उठाने पड़ेंगे, हमें कोई भगवान जगाने नहीं आएगा। दूसरी क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़िंदगी बदलनी है तो खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, किसी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। तीसरी क्वालिटी है सिंसियरिटी। हाफ हार्टेड एफर्ट से किसी की ज़िंदगी कभी नहीं बदली है, तो अगर प्रयास करना है तो पूरा पूरा करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होगा कि आज आग है कल चली गई, परसों आग है फिर चली गई। पूरी तरीके से जलना होगा अगर जिंदगी को बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, पानी तभी भाप बनेगा जब पूरा पूरा उबलेगा। चौथी क्वालिटी है इंक्विजिटिवनेस की। मानो मत जानो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करोगे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई पिल नहीं है कि आपने आज एक सिंसियरिटी की गोली खा ली, आपने आज एक क्यूरियोसिटी की गोली खा ली। ये ऐसी चीज़ें जो धीरे 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 कल्टीवेट होंगी, लेकिन आपको इन्हें अपने चित्त में लाना पड़ेगा कि मुझे क्यूरियस होना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मुझे इंक्विजिटिव होना पड़ेगा, मुझे सिंसियर होना पड़ेगा। जब आप निरंतर इसका प्रयोग करोगे, प्रयास करोगे अपने जीवन में, तो ये क्वालिटीज़ अपने आप कल्टीवेट होने लगेंगी और आप अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव देखने लगोगे। आपके अंदर एक करेज आएगा अपनी ज़िंदगी को फेस करने का। अभी तो आप ज़िंदगी को फेस ही नहीं कर रहे हो, ज़िंदगी से जुड़े हुए अहम मुद्दों को नहीं फेस कर रहे हो, आप बस किसी तरीके से टाइम काट रहे हो। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्य को जानने की ज़रूरत क्या है। बुद्ध ने क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि सत्य को जानो, क्या बदलेगा उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें जैसी हैं हमें वैसी दिखती ही नहीं, हम झूठ में जीते हैं। वी क्रिएट लाइज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इन आवर हेड एंड वी आर ड्रिवन बाय दोज लाइज। इस तरीके के सवालों के सारे जवाब हमें नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके, उस पर भी गहराई से चर्चा करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।